पुराने वक्तों में किसी गांव में मंगतू नामा एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी माँ का एक लौता बेटा था जो हर वक्त अपनी माँ की खिदमत करता और अपनी माँ से दुआएं लेता। वो बहुत गरीब थे। मंगतू बेचारा दिन भर जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता और शाम को बाजार ले जाकर बेच आता। उनसे उसे जो पैसे मिलते उनसे बामुश्किल ही अपने घर का खर्च चलाता था। मंगतू को मेहनत करते हुए देखकर उसकी बूढ़ी माँ हर वक्त उसे एक ही दुआ देती कि बेटा खुदा करे तुम्हारी शादी किसी बादशाहजादी से हो। और वो हर बार अपनी माँ को हंसकर जवाब देता कि माँ ये कैसी दुआ है, कहाँ मैं और कहाँ बादशाहजादी। वह अपने बेटे को दिलासा देते हुए कहती कि बेटा खुदा बड़ा गफूर और रहीम है, उसकी रहमत से कभी भी नाउम्मीद मत होना। बादशाहजादी भी आखिर इंसान ही तो है। अगर अल्लाह चाहे तो तेरी शादी बादशाहजादी से हो सकती है, किसी खूबसूरत शहजादी से। क्या किसी बादशाहजादी की शादी किसी गरीब से नहीं होती? ये तो सब किस्मत के खेल हैं बेटा। एक बूढ़ी गरीब माँ अपने बेटे को इससे अलावा और क्या दुआ दे सकती है कि उसकी औलाद को हर वो सुख मिले जो किसी बादशाह या किसी अमीर को हासिल है। अपनी माँ से दुआएं लेकर मंगतू को बहुत खुशी मिलती और वो पहले से भी ज़्यादा अपनी माँ की खिदमत और फर्मा बरदारी करता। अपनी गुर्बत की वजह से तालीम के जेवर से महरूम रहा, लेकिन अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत करके वो अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता था और दूसरों को भी वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की तलकीन करता रहता था। उन्हें गरीब जानकर कोई भी उनसे रिश्तेदारी नहीं करता था, लेकिन मंगतू को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। एक दिन मंगतू जंगल में लकड़ियाँ काटने में मसरूफ़ था कि अचानक उसकी नज़र दो अजीबोगरीब परिंदों पर पड़ी जिनकी जिसामत शतरमुर्ग की तरह थी। मंगतू ने आज से पहले ऐसे परिंदे कभी नहीं देखे थे और हैरत की बात तो ये थी कि उसे उनकी बातें भी समझ में आ रही थी। मंगतू एक दरख्त की ओट में छुप गया और छुपकर परिंदों की बातें सुनने लगा। एक परिंदा दूसरे से कहने लगा, मेरे दोस्त मुझे लगता है कि हम सिंध में आ गए हैं, देखो गर्मी कितनी ज़्यादा है। ये सुनकर दूसरा परिंदा बोला, तुम ठीक कहते हो, हम दुनिया की सैर करते हुए थोड़ी देर के लिए सस्ताने के लिए यहाँ पर उतरे हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत गर्मी है और हम ठंडे इलाके के परिंदे हैं। पहला परिंदा कहने लगा कि अब सोचना क्या, हमारी अगली मंजिल बहारिस्तान है जिसका बादशाह बहुत रहमदिल और इंसाफ पसंद है और उसकी रियाया में इंसानों के साथ चरिंद परिंद भी खुशहाल हैं और वहाँ के जंगल में हमारे कबीले के भी बहुत से परिंदे मौजूद हैं और जंगल भी काफ़ी वसी है। पहला परिंदा कहने लगा, तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि सारी दुनिया देख ली, लेकिन चीन की सैर अभी बाकी है। दूसरा परिंदा बोला कि तुमने तो मेरे मुँह की बात कह दी, लेकिन एक मसला है। पहले परिंदे ने कहा, कौन सा मसला? दूसरा परिंदा बोला कि चीन की आबो हवा इस वक्त सिंध की तरह गर्म है, इसलिए हमें कुछ वक्त बहारिस्तान में ही रुकना पड़ेगा। वैसे मुझे भी चीन देखने का बहुत शौक़ है, उसके लिए हमें मुनासिब वक्त और मौसम का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक हमें बहारिस्तान के बादशाह की बादशाहत में रहना पड़ेगा। ये बातें करके दोनों परिंदे खामोश हो गए। इस पर मंगतू ने सोचा कि क्यों ना इन परिंदों के साथ मैं भी बहारिस्तान चला जाऊं और खूब पैसे कमाकर अपनी वालदा की खिदमत करूंगा। उसने सोचा कि जब ये परिंदे उड़ेंगे तो छलांग लगाकर एक परिंदे की पीठ पर सवार हो जाऊंगा। मंगतू परिंदों के उड़ने का इंतज़ार करने लगा। वो परिंदे जिसामत में बहुत बड़े थे। अब शाम का अंधेरा फैलने लगा और अब परिंदे उड़ने के लिए तैयार थे। मंगतू ने एक ऊंची छलांग लगाई और एक परिंदे की पीठ पर सवार हो गया। दूसरी तरफ जब परिंदों ने एक आदमजात को अपने साथ पाया तो उन्होंने डर और खौफ के मारे आसमान की तरफ उड़ान भर ली और थोड़ी ही देर में वो फ़ज़ाओं में उड़ रहे थे। मंगतू ने परिंदे के पर मजबूती से पकड़ रखे थे। फ़ज़ा में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। वो दोनों परिंदे खामोश रहे। शायद वो डरे हुए थे या आदमजात को ठिकाने लगाने के लिए सोच रहे थे। आखिरकार काफ़ी फासले पर वो दोनों परिंदे आबादी से दूर एक जंगल में उतरे। जैसे ही परिंदे ज़मीन पर उतरे, मंगतू ने परिंदे से उतरकर एक तरफ को दौड़ लगा दी। शायद वो परिंदों से खौफज़दा था। दौड़ते दौड़ते वो काफ़ी दूर निकल आया। ये रात का वक्त था और मौसम भी काफ़ी सर्द था। वो सर्दी से ठिठुरते ठिठुरते एक शहर में आ पहुंचा और शहर में पहुंचकर उसने एक आदमी से शहर का नाम पूछा। उस आदमी ने पहले तो मंगतू को गौर से देखा और फिर कहा कि इस वक्त तुम बहारिस्तान में हो। मंगतू ने उस आदमी का शुक्रिया अदा किया। आज शहर को खूब सजाया गया था। हर तरफ गहमा गहमी थी। बाज़ारों में रौनक लगी हुई थी। पूरे शहर को रंगारंग फूलों से सजाया गया था। हर तरफ रंगारंग फूलों और रोशनियों की वजह से शहर की रौनक दुबाला हो गई थी और लोग भी टोलियां बनाकर खाना खा रहे थे। मंगतू भी सुबह से भूखा था। पहले जंगल और फिर थका देने वाला सफ़र, वो भी एक टोली में बैठ गया। मंगतू ने एक आदमी से पूछा
کہ بھائی جان یہ پورے شہر میں کس بات کا جشن اور یہ کس بات کی تیاریاں ہیں۔ وہ آدمی کہنے لگا، ارے بھائی جان کیا تم نہیں جانتے کہ آج بادشاہ کی بیٹی کی شادی ہے اور اسی خوشی میں اس جشن اور اس دعوت کا انتظام کیا گیا ہے۔ منگتو نے بھی خوب پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا، پھر ایک طرف کو بیٹھ گیا۔ وہاں سردی سے بچنے کے لیے لوگوں نے آگ جلا رکھی تھی اور وہ اس میں سک رہے تھے۔ منگتو کو سندھ کی گرمی یاد آ رہی تھی۔ پھر منگتو سوچنے لگا کہ اس اجنبی شہر میں آخر وہ کیا کام کرے گا۔ جیسے جیسے رات گزرتی جا رہی تھی ویسے ویسے سردی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سردی اور تھکان کی وجہ سے نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ وہ آگ میں اپنے ہاتھ سیک رہا تھا کہ اچانک ایک آدمی اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، شکل سے تم مزدور دکھائی دیتے ہو۔ منگتو نے کہا کہ میں یہاں مزدوری کے لیے ہی آیا ہوں۔ وہ آدمی بھی منگتو کے پاس بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو میرے دوست، میری بات کو دھیان سے سنو۔ تم نے میرا ایک کام کرنا ہے جس کے عوض میں تمہیں 2000 دینار دوں گا، لیکن کام کچھ مشکل ہے اور رازدارانہ ہے۔ منگتو بیچارہ غریب لکڑہارا تھا۔ 2000 دینار کا سن کر وہ سکتے میں آ گیا۔ اچانک منگتو کے منہ سے نکلا، اتنی بڑی رقم؟ تو دوسرا شخص ہنس کر بولا کہ میرے دوست اس سے بھی کہیں زیادہ ملیں گے، لیکن اگر یہ بات کسی دوسرے آدمی تک پہنچ گئی تو تمہاری خیر نہیں، راز کھلنے پر تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ تو بولو کیا تمہیں منظور ہے؟ منگتو نے سوچا کہ ایک ہی رات میں مجھے اتنی بڑی رقم مل رہی ہے اور ویسے بھی اس پرائے دیش میں میرا کون ہے جسے میں یہ راز کی بات بتاؤں گا۔ اگر مجھے یہ رقم مل جاتی ہے تو میں کل ہی سندھ کے لیے واپس روانہ ہو جاؤں گا اور جا کر اپنی ماں کی خدمت کروں گا اور کسی اچھی سی عورت کو دیکھ کر اس کے ساتھ شادی کر لوں گا، پھر اپنی باقی کی زندگی آرام اور سکون سے گزاروں گا۔ وہ آدمی منگتو کو آبادی سے تھوڑا دور لے گیا اور اس نے 2000 اشرفیوں کی پوٹلی منگتو کے ہاتھ میں رکھ دی۔ یہ لو تمہاری رقم اور میری بات غور سے سنو۔ وہ آدمی ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور پھر سرگوشی کے انداز میں بولا، میں بادشاہ کے ہونے والے داماد کا خاص وزیر ہوں۔ دراصل شہزادہ ایک معمولی سی شکل و صورت اور ادھیڑ عمر کا مالک ہے۔ بدصورتی کے باوجود بھی شہزادی سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے۔ بس ابھی نکاح اور رخصتی ہونا باقی ہے، لیکن اگر شہزادی نے اسے دیکھ لیا تو وہ کسی صورت بھی اس سے شادی نہیں کرے گی اور پھر بادشاہ کو بھی یہ رشتہ منظور نہیں ہوگا۔ تو سوچو ہمارے بادشاہ اور ہمارے شہزادے کی کتنی جگ رسوائی ہوگی اور بادشاہ اپنی رعایا کے سامنے کس منہ سے جائے گا۔ ابھی تک شہزادے کا سامنا پوری رعایا میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ منگتو نے تشویش زدہ لہجے میں کہا کہ آپ نے مجھے مسافر جان کر مجھے مال کا لالچ دیا اور مجھے کسی کے ساتھ دھوکہ دہی اور فریب کرنے کے لیے منتخب کیا۔ مکار وزیر نے مسکرا کر جواب دیا، ارے میاں آپ آم کھاؤ، پیڑ کیوں گن رہے ہو؟ نکاح کے وقت تو شہزادہ وہیں پر موجود ہوگا مگر پردے میں۔ بس رات کے وقت چند گھنٹوں کے لیے شہزادہ بن کر شہزادی کے پاس جانا ہے۔ بس ایک بار شہزادی کی رخصتی ہو جائے، مگر یاد رہے کہ کسی بھی صورت میں تم نے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ بس کوئی بہانہ بنا کر سو جانا اور پھر صبح ہوتے ہی یہاں سے اتنی دور نکل جانا کہ کوئی تمہارا سایہ بھی نہ ڈھونڈ پائے۔ منگتو بیچارہ سوچ میں پڑ گیا۔ اسے چند گھنٹوں کی اداکاری کے لیے 2000 دینار مل رہے تھے اور ویسے بھی ایک شہزادے کی شادی تو ایک شہزادے سے ہو رہی تھی، تو کیا گورا اور کیا کالا۔ اسے سوچ میں ڈوبا ہوا دیکھ کر وزیر بولا، یہ لو رقم اور سوچو مت، ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور شہزادے کی یہ ضد ہے کہ وہ شہزادی کو لے کر ہی جائے گا۔ تم نے بس یہ تھوڑی سی اداکاری کرنی ہے اور اب میرے ساتھ چلو۔ وزیر منگتو کو ایک شاہی مہمان خانے میں لے آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک شاہی لباس تھماتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارا کام اب شروع ہوا، یہ شاہی لباس پہنو اور میری ہدایت کے مطابق کام کرتے جاؤ، اور ہاں یاد رکھنا کہ راز میں ہم دونوں کی جان کی سلامتی ہے۔ راز فاش ہونے پر ہم دونوں کی جان جا سکتی ہے۔ کیوں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا شہزادے؟ وزیر نے تو اسے ابھی سے شہزادہ بنا لیا تھا، لیکن منگتو کو ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ اس نے وہ شاہی لباس پہنا اور وزیر کی ہدایت کے مطابق چلنے لگا۔ شاہی رسموں کے مطابق شادی کی ساری رسمیں پوری ہو چکی تھی۔ دلہا اور دلہن کے لیے محل کے خاص کمرے کو سجایا گیا تھا۔ رات ابھی باقی تھی۔ منگتو لکڑہارے نے ڈرتے ڈرتے دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا اور شہزادی نے بھی اتنا خوبصورت دلہا دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا، لیکن وہ دلہے کی خاموشی دیکھ کر حیران ضرور ہوئی۔ کیا بات ہے سرتاج، آپ کوئی بات کیوں نہیں کر رہے؟ وہ منگتو کی خاموشی پر پریشان ہو گئی تھی۔ منگتو نے سوچا کوئی بہانہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ بار بار مجھ سے یہی سوال پوچھے گی۔ دراصل شہزادی صاحبہ بات یہ ہے کہ میں نے ایک منت مانگی ہے کہ جب میری آپ سے شادی ہوگی
तो मैं 3 दिनों तक किसी से बात नहीं करूँगा। इसलिए आप मेरी मजबूरी को समझते हुए चुप करके खामोशी से सो जाइए। जब 3 दिन गुजर जाएंगे तो हम ढेर सारी बातें करेंगे और हमारे मुल्क की सैर भी करेंगे। मंगतू को उस वक़्त अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी और उसकी दुआ भी कि बेटा खुदा करे तुम्हारी शादी किसी बादशाहज़ादी से हो, किसी खूबसूरत शहज़ादी से। वो दिल ही दिल में अपनी माँ से कह रहा था कि अम्मा देखो, मेरी शादी एक बादशाहज़ादी से हो गई और वो भी बहारस्तान की इतनी खूबसूरत शहज़ादी से। अम्मा आज मैं बहुत खुश हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरी खिदमत और आपकी दुआओं के सबब के एक चांद सी दुल्हन अता फरमाई। लेकिन माँ, ये दुनिया बहुत जालिम है। ऐसी भोली भाली और खूबसूरत शहज़ादी से धोखा किया जा रहा है। अम्मा, हम बेचारी शहज़ादी से धोखा क्यों करें? अगर मैंने शहज़ादी को सब कुछ सच सच बता दिया तो शहज़ादा मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। मैं किसी से धोखा नहीं कर सकता माँ, इसलिए मैं शहर वापस आ रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप मेरी वजह से कितनी परेशान हो रही होंगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि दोबारा आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। वो अपनी माँ को याद करते हुए रो रहा था। आखिरकार फजर का वक्त हो गया और दुल्हन गहरी नींद में सोई हुई थी। मंगतू चुपके से उठा और एक नज़र अपनी दुल्हन पर डाली और वज़ीर की दी गई 2000 दिनार वाली पोटली उसके सिरहाने रखते हुए और अपनी उंगली में पहनी हुई शाही अंगूठी पर हाथ फेरते हुए खुद से खुद कलामी करते हुए कहा कि ऐ शहज़ादी, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मंगतू ने आंसू पोंछते हुए खामोशी से महल से बाहर का रुख किया और सुबह होने से पहले दूर किसी जंगल में चला गया। पूरा दिन मुसलसल चलता रहा और चलते चलते जब थक गया तो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। वो सफ़र की थकावट और भूख की वजह से निढाल हो चुका था। उसके पास बस वो शाही अंगूठी थी जो शहज़ादी ने उससे तोहफे में दी थी। वो वापस जाने का सोच रहा था कि उसे वही परिंदे दिखाई दिए जो उसे उड़ाकर वहाँ पर लेकर आए थे। वो आपस में बातें कर रहे थे कि दोस्त, हमारे कबीले के सारे परिंदे तो चीन हिजरत कर गए, अब हमारा यहाँ पर रुकना मुहाल है। हम आज चीन की तरफ कूच कर जाएंगे और हाँ, वापसी में उस सिंध के जंगल में ज़रूर उतरेंगे जहाँ हमें वो आदमजात मिला था। उस जंगल में आमों के बहुत दरख्त हैं और याद है कि हमने किस तरह से आम खाए थे। मेरा दिल चाहता है कि हम एक बार फिर वहीं जाकर आम खाएं। तुम्हारा क्या ख्याल है? दूसरे परिंदे ने भी उसकी हामी भरी। तो अब उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मंगतू की तो जैसे खुदा ने सुन ली थी। वो खुशी से दौड़ता हुआ आया और एक ज़बरदस्त किस्म की छलांग लगाकर एक परिंदे की पीठ पर सवार हो गया। परिंदे भी अचानक आदमजात से डरकर फ़ज़ा में बुलंद हो गए और उड़ते उड़ते आखिरकार सिंध के उसी जंगल में आकर उतरे जहाँ से वो उड़कर बहारस्तान की तरफ गए थे। मंगतू भी जल्दी से उतरा और बहुत सारे आम तोड़कर उन परिंदों के सामने रख दिए। परिंदों ने यह ख्याल किया कि ये आदमजात हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो मज़े मज़े से आम खाने में मसरूफ़ हो गए और मंगतू ने भी अपने घर का रुख किया। जब उसकी माँ ने भी मंगतू को देखा तो वो बहुत खुश हुई और खुशी के मारे अपने बेटे को गले से लगा लिया। जब उसकी माँ ने मंगतू की सारी बातें सुनी तो वो भी बहुत खुश हुई। और वहाँ दूसरी तरफ मंगतू का किसी ने राज फाश कर दिया और जब बादशाह को शहज़ादे की असल हकीकत का पता चला तो उसने शहज़ादा और उसकी बारात को अपने मुल्क से निकाल दिया। शहज़ादे को धोखाधड़ी के जुर्म में मुल्क बदर कर दिया। शहज़ादी को भी इस बात का बहुत सदमा पहुँचा, लेकिन उसे वक्त पर ही हर बात का पता चल गया था और शहज़ादी ने भी ऐलान कर दिया था कि जो कोई भी उसके शोहर को जो रात उसके पास ठहरा था ढूंढ कर लाएगा उसे 1 लाख दिनार इनाम में दिए जाएंगे। इतने बड़े ऐलान का सुनकर पूरे बहारस्तान में हलचल सी मच गई। वक्त यूं ही गुजरता रहा और उधर मंगतू ने अपना पुराना पेशा अपना लिया, यानी लकड़हारा बन गया। और उसकी बूढ़ी माँ बेचारी अब तक अपने बेटे को किसी शहज़ादी से शादी की दुआएं देती रहती। एक दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काट रहा था कि 2 अजनबी शख्स उसके पास आए और शहर का पता मालूम किया। मियाँ लकड़हारे, हम बहारिस्तान से आए हैं और ऐसे शख्स की तलाश में हैं जो बहारिस्तान की शहज़ादी से शादी करके भाग गया है। शायद वो आदमी हमें यहाँ पर मिल जाए और हमें 1 लाख दिनार का इनाम मिल जाए। मंगतू पहले तो उनकी बातें सुनकर थोड़ा घबराया, फिर उसने अपनी सारी असलियत उन आदमियों को बता दी और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना डाली और निशानी के तौर पर शहज़ादी की दी गई शाही अंगूठी भी दिखाई। वो दोनों शख्स मंगतू को पाकर बेहद खुश हुए और फिर मंगतू अपनी माँ को लेकर बहारिस्तान पहुँच गया। बादशाह और शहज़ादी ने भी उनकी बड़ी ताज़ीम की और फिर शहज़ादी की शादी बड़ी धूमधाम के साथ मंगतू लकड़हारे से हो गई, जिसकी खुशी में पूरे शहर को सजाया गया और पूरे मुल्क में जश्न मनाया गया। वक्त यूं ही गुजरता रहा और मंगतू लकड़हारा अब बहारिस्तान का बादशाह बन गया। उसे ये बादशाही अपनी माँ की दुआओं और सच बोलने से नसीब हुई थी।
प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।